में ई नॉट के बारे में पढ़ाया था। ई नॉट M2 प्लस M के बारे में, और मैंने ये समझाया था कि आप इसको जब ये लिखा हो तो आपको इसे इस तरीके से हैंडल करना है कि M से M2 प्लस बनने की एबिलिटी तो ये जो एबिलिटी है यानी ई नॉट की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है एटोमाइजेशन पर प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन पर प्लस सेकंड आयोनाइजेशन पर, इन तीनों के सम पर। यानी अगर कोई मेटल M से M2 प्लस बनना चाहता है तो पहले उसका एटोमाइजेशन होगा, यानी मेटल अलग होगा, सभी एटम अलग हो जाएंगे, फिर वो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर वो दूसरा, फिर उसे पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये क्लास आप पिछली क्लास ना लेके डायरेक्ट ले रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसे समझना। ये जो तीनों है ये एनर्जी रिक्वायर है, इन तीनों प्रोसेसेस में एनर्जी चाहिए होती है, और ये एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तीन बातें अक्सर किताब बोलती है, मैं भी बोलूंगा कि M से M2 प्लस बनना, बस याद दिला रहा हूं तुम्हें, M से M2 प्लस बनना उतना ही इजी होगा, M से M2 प्लस बनना उतना ही इजी होगा अगर M से M2 प्लस बनना इजी होगा तो यहीं पर एक चीज और भी लिख लो, मीनिंग ई नॉट उतना ही कम होगा। ये भूल मत जाना, बस यही एक बात है, थोड़ा बहुत भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं। साइड में फिर से मेंशन कर रहा हूं कि ई नॉट जितना कम होगा, ई नॉट जितना कम होगा M से M2 प्लस बनना इजी होगा, और वहीं M2 प्लस से M बनना डिफिकल्ट होगा। अब जैसे आप मान लीजिए कल की क्लास या तो ली नहीं है या आप पढ़ के याद करके नहीं आए, फिर आप अचानक से इसे देख के कहेंगे पता नहीं ये कितनी बातें या सर कितनी बातें बोल रहे हैं, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जी देखिए, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, आपका ही नुकसान होगा, कोई आपके दिमाग में बैठ के घुसाने वाला नहीं। M से M2 प्लस बनना इजी होगा, M2 प्लस से M बनना डिफिकल्ट होगा। ई नॉट जितना कम होगा, तो ई नॉट जितना कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना इजी होगा। ये पिछली क्लास वाली बात है। आप मेरी बात मानिए, इसे पढ़ लीजिए, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ घट नहीं रहा है हमारा, इसमें एक बार पढ़ लीजिए बस। मान लीजिए नहीं भी पढ़ पाते हैं घर पे तो ये हिसाब लगा लीजिए, यही तो बताया था। और एक चीज मैं याद दिला देता हूँ, देखो तुम्हें, जो चैप्टर थर्ड था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमने ये पढ़ा था कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लेना उतना आसान होगा, देना मुश्किल होगा। उल्टा हो गया ना, या ऐसे। इस वाले को मैच करता हूं, हमने चैप्टर थर्ड में पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन लेना, ले रहा है M2 प्लस से, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा, देना आसान। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है तो देने की ज्यादा। तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि ई नॉट अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी M से M2 प्लस बनना इजी है। लास्ट क्लास में भी इसी पर ही बहस हुई थी।
अब भी मैंने यही समझाया स्टार्टिंग में। एक चीज आप ये याद रखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, M से M2 प्लस बनना उतना ही इजी होगा। तो जितना इजी होगा, या तो आप ये समझ लीजिए कि M से M2 प्लस बनना इजी होगा या E नॉट कम होगा, एक ही बात है। जब लो एनर्जी रिक्वायर, जब एनर्जी रिक्वायर कम हो, या एनर्जी रिलीज, हाई एनर्जी रिलीज यानी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। या एक चीज और देखो, लो सम या सम कम आए, लो सम ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन प्लस सेकंड आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकंड आयोनाइजेशन प्लस लो सम ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। ये सम कब कम आता है? जब पॉजिटिव वैल्यू कम हो और नेगेटिव ज्यादा। जितने पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर कम रहेगा, ये वैल्यू, ये सम उतना ही कम रहेगा। तो ये तीनों बातें होने पर जो M से M2 प्लस बनना होता है वो इजी हो जाता है और E नॉट कम हो जाता है। एक बार याद कर लेंगे और एक बार मुझे बताएंगे कि अभी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर मैं टॉपिक समझाऊं अपना। जल्दी बताइए, फिर हम आगे टॉपिक समझेंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है भाई चिरंजीवी। अब सुनिए, इसे मिटा रहा हूं मैं। अब ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाला हिसाब है। अब आप इसको याद रखेंगे, अब मेरे को टॉपिक पर चलना है, ठीक है। लो जी, इसका स्क्रीनशॉट बाद में पढ़ने के भी काम आएगा। अब सुनिए, भाई जल्दी जल्दी बताना है, अलर्ट रहना है। टीवी नहीं देखना है, आप ऐसे नहीं देखना है कि टीवी पिक्चर देखकर मुझसे और अपने घर वालों पे एहसान नहीं करना है, मेरे को जवाब देना है। हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। पंखा चला दो, कठिन काम है। सुनिए, तो आपका टॉपिक कुछ ऐसे दिखेगा आपको। अगला ई नॉट, इसको ऐसे आराम से समझना होगा आपको। M3 से M2 ऐसे लिखा होगा, ई नॉट M3 से M2। ये टॉपिक बदल गया। अब M2 प्लस तो बन चुका है आपका कैटायन मेटल। अब आपको पढ़ना है M2 प्लस से M3 प्लस बनने का पोटेंशियल या बनने की टेंडेंसी। और याद रखिएगा, फिर से लिख के दे रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, जितनी बार याद हो जाए कि ई नॉट M3 प्लस M2 प्लस जितना कम होगा, ई नॉट M3 प्लस M2 प्लस जितना कम होगा, M2 प्लस से M3 प्लस बनना उतना ही इजी होगा, उतना ही इजी होगा। अब आपके लिए सवाल है जी, हमें मिलके ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक में लिखा है कि जो स्कैंडियम है, वैसे वैल्यू लिख दूंगा, अगर इन सबकी दी हुई है, कुछ की काम आएगी, लिखती रहेगी तो समझ में भी आएगा। इनकी वैल्यू दी हुई है, जो स्कैंडियम है आपका उसकी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि स्कैंडियम का जो E0 M3 M2 है,
वो कम है, लो है वैल्यू। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, छोटा कर देते हैं। इन सभी का हम 2 से 3 लिखेंगे। टाइटेनियम का दिया हुआ है -0.37 वोल्ट, वैनेडियम का -0.26 वोल्ट, -0.41 वोल्ट, +1.57 वोल्ट, +0.77 वोल्ट, +1.97 वोल्ट, एंड ये खाली है। और जिंक है हाई वैल्यू, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं लिखी है। भाई इस पे सबसे पहला सवाल ये होगा, अब आपको देखना है कि आप ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वही क्वेश्चन होंगे जी जो बोर्ड पे लिखे होंगे, उससे बाहर नहीं आता है, या पीछे एनसीईआरटी में दिए होंगे। अब सुनिए, लो ई नॉट Sp3+, Sp2+, ये सबसे पहले इसका रीजन दे रहा है। ये लो क्यों है? अगर ये लो है तो इसका मतलब ये हुआ, हजारों बार लिख रखा है मैंने, अगर ये वैल्यू लो है स्कैंडियम के लिए, यानी ई नॉट जो है 3 से 2 वो लो है, तो इसका मतलब ये है कि Sp2+ से Sp3+ बनना इजी है। तो ये बनना क्यों इजी है? तो उन्होंने इसका एक बहुत छोटा आंसर दिया है, क्योंकि अगर स्कैंडियम 3+ बन जाता है तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। इसका मतलब स्कैंडियम 2+ से ज्यादा स्टेबल है स्कैंडियम 3+, क्योंकि स्कैंडियम 3+ बनने पर स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो 2+ के लिए 2 से 3 में जो वैल्यू स्कैंडियम की लो आ रही है, इसका मीनिंग ये जा रहा है कि स्कैंडियम में 2 से 3 बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। आप सिंपल आंसर करेंगे कि बिकॉज स्कैंडियम 3+, because scandium 3+ will achieve noble gas configuration of atom। वैसे हम आंसर नॉर्मली ऐसी चीजों का देते थे, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी या लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या हाई हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन ये कुछ अलग है, इसमें आपको बताना है क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। अगला देखिए, इसमें बड़े छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ खास इसमें कुछ भी वेरिएशन, आप हाँ ये कह सकते हैं ओवरऑल कि उस तरफ जो ई नॉट है वो बढ़ रहा है, इस तरफ कम था उस तरफ बढ़ रहा है, मगर बढ़ भी बड़े अजीब तरीके से रहा है। पहले ये घटा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, आगे की तो वैल्यू नहीं दी है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा 2-3+ पे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि लेफ्ट टू राइट ई नॉट बढ़ रहा है या घट रहा है। मगर कुछ जो अजीब दिख रहे हैं, जैसे मैग्नीज, वैल्यू कुछ ज्यादा ही है। क्वेश्चन आता है इसका जी, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, इसका दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है। वैल्यू कुछ ज्यादा ही है मैग्नीज की, तो वैल्यू मैग्नीज की इसलिए ज्यादा है क्योंकि हाई हाई ई नॉट Mn3+ से Mn2+, तो ये वैल्यू कुछ ज्यादा ही हाई है। तो हाई का मतलब ये हो गया कि Mn2+ से Mn3+ बनना डिफिकल्ट है। ये मैं लिख लिख के दे रहा हूं, जितना याद हो सके। तो अगर ये डिफिकल्ट है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि Mn2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 3d5 4s0। तो अगर आप इसे Mn3+ बनाते हैं तो कितना सिंपल आंसर है,
आपको 3D4 बनाना पड़ेगा इसे। तो आप एक हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D5 यानी एग्जैक्टली हाफ फील्ड को बिगाड़ रहे हैं, तो हाईली स्टेबल को आप अनस्टेबल बना रहे हैं। तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है तो उसे चेंज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हाई डेल्टा IH3 है, क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। कई तरीकों से आंसर कर सकते हैं आप कि क्योंकि जी हम D5 को, क्योंकि मैग्नीज Mn2 की फॉर्म में D5 अटेन कर चुका है, ऐसे भी, या आप ऐसे आंसर कर सकते हैं क्योंकि Mn2 से Mn3 बनने के लिए जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ रहे हैं। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन कोबाल्ट पर भी आता है, सेम आंसर है कोबाल्ट का भी लगभग। ये कोबाल्ट के लिए इसका क्वेश्चन आता है, ये भी वैल्यू हाई है, कुछ ज्यादा ही हाई है, और इसका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं हम उसी टाइम याद दिलाएंगे जब करेंगे। बीच में ही है तो अभी आज भी कर सकते हैं। कोबाल्ट की भी थर्ड वैल्यू बहुत हाई है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कोबाल्ट मैग्नीज 25 26 27 3D7 4s2 3D कोबाल्ट 2 प्लस की हो गई 3D7 और कोबाल्ट 3 प्लस की है 3D6। ये कुछ खासियत नहीं है इसमें, ऐसा कोई सिंपल रीजन नहीं है। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन से ही सॉल्व होगा, मैं लिख के देता हूं। इवन किताब में लिखा भी नहीं है, किताब में इतना लिखा है कि इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है कोबाल्ट के बारे में, लेकिन मैं लिख के देता हूं। जब ऐसा क्वेश्चन हो जैसे कोबाल्ट हाई है तो आप कहेंगे कि क्योंकि कोबाल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी उसकी डेल्टा IH3 यानी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ठीक से बैलेंस नहीं कर रही है। देखिए इस बारे में आप लेक्चर भी सुन सकते हैं, जितना आपके सही से समझ में आ जाए। देखिए जब कोई एटम D5 अटेन करता है तो उसका D5 या D10 यानी अगर वो स्टेबल हो रहा है, जब कोई एटम D5 अटेन करता है तो हम कहते हैं ये बड़ा आसान है, क्योंकि D5 अटेन करते समय वो एटम स्टेबल हो रहा होता है, तो उसको कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो ऐसे में आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहती है। तो अगर मैग्नीज 2 प्लस बनाता है तो मैग्नीज ने D5 या D10 पढ़ा हुआ नहीं है। मैग्नीज ये नहीं सोचता है कि मेरे को D5 बनाना है। ये सुनिए जरा, मैग्नीज तो D शब्द ही नहीं सुना मैग्नीज ने तो आज तक। मैग्नीज वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है जिसे अचीव करना इजी है, उसी को हम स्टेबल कहते हैं, जिसे अचीव करना इजी रहता है। मैग्नीज के लिए किसे अचीव करना इजी रहता है? उस स्टेट को अचीव करना इजी रहता है जिसमें मैग्नीज के एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन का सम लो आए। तो ये Mn2 प्लस में ही लो क्यों आता है? क्योंकि Mn2 प्लस बनते समय मैग्नीज D5 अटेन कर रहा होता है, ऐसे में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहती है और हाइड्रेशन उसे आराम से बैलेंस कर सकती है। यानी इनडायरेक्टली मैग्नीज का भी यही रीजन है 2 प्लस बनाने का, क्योंकि मैग्नीज की 2 प्लस की फॉर्म में हाइड्रेशन एनर्जी उसकी आयोनाइजेशन के सम को ठीक से बैलेंस कर सकती है। कोबाल्ट में हमें D7 से D5 नजर नहीं आया, 2-3 से D7 से D6 बना, मगर ऐसे का भी रीजन लिखा जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी वैल्यू जरूरत से ज्यादा हाई क्यों है, तो आप कहेंगे कि इसकी हाइट, जब आपको D5 या D10 ना मिले, ऐसा तो नहीं है, देखो हाई तब होनी चाहिए जब हम D5 को बिगाड़ रहे हों या D10 को बिगाड़ रहे हों, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे में लिखेंगे कि जब
ऐसा तब है जब हाइड्रेशन एनर्जी कोबाल्ट की ठीक से बैलेंस नहीं कर रही है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के सम को। ये कोबाल्ट का क्वेश्चन थे, उसमें नहीं था इस टॉपिक के अंदर, ये जिंक के ऊपर था वो कि जिंक की वैल्यू हाई है। मगर ये हाई दिख रही है तो इसका आंसर अच्छा है कि आप लिख लें। जिंक की वैल्यू हाई है, इसका आंसर करना आसान। अगर जिंक की वैल्यू हाई है तो पहले मैं लिख के देता हूं जरा साफ सफाई से कहीं, यहां आ जाओ। ये एरो तो आपको ही देखना पड़ेगा, इसे मैं ऐसे कर देता हूं। अगर जिंक की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब है कि Zn2 प्लस से Zn3 प्लस बनना डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि Zn2 प्लस, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन को 3D10 से 3D9 कर रहे हैं, तो ऐसे में लार्ज डेल्टा IH3 की रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने आपको अभी अभी कुछ देर पहले समझाया, और ना जाने अब कौन सा तरीका है जिससे समझाऊं कि थर्ड अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में E0 बढ़ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये काफी रीजनिंग है इसमें, तो एक बार बताइए ठीक से समझ आया? थोड़ी जल्दी। हम्म, ठीक है। ठीक है। अगला सुनिए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ इसके रीजनिंग जो बीच में दिए हुए हैं, देखते हैं हमसे होते हैं कि नहीं होते हैं, या आसानी से हमसे, ये 2 3 के इतने ही रीजन है, हमसे क्या होता है देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो ये क्वेश्चन गिफ्ट है, अगर आप चाहें, अगर आपने पढ़ा होता कभी चैप्टर पेपर के लिए मन से, तो आपको पता चलता है कि किस जगह पर डिफिकल्टी आती है, इन्हीं क्वेश्चन पर आती है जो बीच में दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सारे लिख के मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, इनमें से एक पेपर में जरूर आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ये रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग का नंबर याद कर लेना, ये 5वीं रिकॉर्डिंग है मेरी टी ब्लॉक की। तो सुनना ध्यान से रिलैक्स मोड में, कुछ क्वेश्चन है मैं उन्हें लिख देता हूँ शॉर्ट में। पहले एग्जाम्पल 8.4 है, उससे पहले के क्वेश्चन बहुत आसान है 8.3 तक, इससे पहले जो भी दिए हुए हैं बिल्कुल बचकाना है, इस टाइप के नहीं है जो हम सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल 8.4 है, बुक में ही है ये। अब सडनली उसने मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है कि Cr2 प्लस रिड्यूसिंग है, ना मेरे पास कोई टेबल है और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ है जिनसे मैं देख लूं, तो फिर मैं कैसे पता चला लगाऊंगा। और Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करना, खुद रिड्यूस नहीं होना है। दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब होता है दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना, यानी Cr2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, एक या दो ये नहीं पता मुझे, मगर चाहता है। जैसे Cr2 प्लस के सामने कोई खड़ा हो तो Cr2 प्लस उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो Cr2 प्लस दूसरों का रिडक्शन करता है, दूसरों का रिडक्शन करने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, यानी Cr2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाई है। तो ये पता करते हैं हम क्यों। मीनिंग Cr2 प्लस इजीली, अब Cr2 प्लस से ज्यादा स्टेट लिखनी पड़ेगी या कुछ और लिखता हूं,
सीधा ऐसे लिख देता हूँ कि मीनिंग Cr2 प्लस इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये पता लगाना है तुम्हें, तुमसे पूछा है ये, मीनिंग नहीं बताना था तुम्हें। उस जैसे मैंने बड़ा सेंटेंस लिखा है तो उसमें शॉर्ट में तुमसे पूछा था, रिड्यूसिंग का मतलब यही होता है। अब आपको ये बताना है, बड़ा आसान है जी। Cr2 प्लस क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली होती है 3d5 4s1। जब 2 प्लस बन चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा और एक यहां से, ये 4। फिलहाल ये स्टेबल नहीं है उतना, क्योंकि 3d4 में इसने कुछ भी अचीव नहीं किया है। लेकिन अगर ये Cr3 प्लस बन जाए तो Cr3 प्लस बनने में ये 3d3 अचीव कर लेगा, जो कि बॉक्सेस में कुछ ऐसा दिखता है। 3d3 1 2 3 डी ऑर्बिटल के इन डी सबशेल की इन पहली 3 ऑर्बिटल को T2g कहते हैं, T2g लेवल इन तीनों ऑर्बिटल को। और अगर ये 3 प्लस बन जाता है तो हाफ फील्ड T2g अटेन कर लेगा। और हाफ फील्ड T2g हाईली स्टेबल, बहुत स्टेबल होता है पानी में। अगर ये पानी में 3 प्लस बनता है तो T2g को पानी बहुत सपोर्ट करता है, हाईली स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। D5 से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इसे क्रोमियम को D5 बनना होता तो D5 से अच्छा होता है D3। D3 एक्वस सॉल्यूशन में और भी ज्यादा स्टेबल होता है D5 से। आपके बुक में लिखा है चैप्टर नंबर 9। अब Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी समझ लेते हैं। Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब गेन करके क्या बनेगा ये तो पता नहीं भाई। गेन करेगा तो 3 प्लस से 2 बनेगा, 1 बनेगा या 0, ये देख के पता लगाइए। Mn3 नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। 3 प्लस की फॉर्म में 0 और यहां से भी एक गया। अब इलेक्ट्रॉन देने या लेने, वो आपको खुद बता रहा है कि लेगा। ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरों से छीनकर उनका ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपको देने का लेने का हिसाब लगाना है, ये ले क्यों रहा है। अब कितने लेगा, एक लेगा D5 बनने के लिए। तो Mn3 से ये Mn2 बनेगा ताकि ये अचीव कर ले D5 4s0। तो आंसर क्या है आखिर इन बातों का? आंसर ये है कि क्रोमियम इसलिए रिड्यूसिंग है क्योंकि अगर वो Cr2 से Cr3 बन जाए। अब ये आपको पता है कि Cr2 से Cr3 आपने क्यों लिखा, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा था, वही मैं समझा रहा हूं। रिड्यूसिंग का मतलब है क्रोमियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपने लिखा कि क्रोमियम Cr2 से Cr3 बनना चाहता है ताकि वो T2g लेवल अटेन कर सके। मैग्नीज अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाना चाहता है ताकि वो D5 अटेन कर सके। तो इसीलिए मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग है और क्रोमियम रिड्यूसिंग। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इससे कठिन है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा समझाने में टाइम लगेगा। एग्जाम्पल 8.4 है, अगला पकड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये इंटेक्स 8.4 है, दोनों का नंबर 8.4 ही है, मगर एक इंटेक्स है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का आंसर लिखा होता है इंटेक्स 8.4। क्वेश्चन आसान है और ऐसा है कि जो पूछा जा सकता है। ई नॉट Cu2 प्लस Cu का हाई है, प्लस 0.34 वोल्ट है। क्यों? बड़ा आसान है ये तो कठिन नहीं निकला। मैंने सोचा ये कुछ और पूछेगा, लेकिन मैं दोनों बता देता हूँ दूसरी चीज क्या पूछता है, हिंदी में लिख के दूंगा। देखो ये तो आसान है। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर ये हाई है तो इसका मतलब है Cu से Cu2 प्लस बनना मुश्किल है। तो क्यों मुश्किल है? अरे बड़ा आसान है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। अगर आप इसे Cu2 प्लस बनाएंगे तो आपको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत धक्के खाने पड़ेंगे।
पहला इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर देगा आसानी से, लो होती है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मगर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाओगे तो 3d10 बन चुका होगा ये, और अब इसे आप 3d9 बनाएंगे तो हाई डेल्टा IH2 ये है रीजन। और जितना हाई होगा रिक्वायर जितना हाई होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना मुश्किल होगा और E0 उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा क्वेश्चन है जी, पेपर में आता है जी, बिल्कुल आता है, सुन लीजिए। देखो Cu अगर, देखो कैसे लिख के दे रहा हूं, पढ़ लेना। Cu अगर यानी कॉपर अगर Cu प्लस बनता है तो वो D10 अचीव कर लेगा। फिर Cu2 प्लस इतना स्टेबल क्यों कंपैरेटिवली इसके कंपेयर में मतलब कॉपर अगर Cu प्लस बन जाए तो वो D10 अचीव कर लेगा, तो लोग तो यही कहेंगे उससे कि भाई साहब D10 ही अचीव कर लो तुम, Cu प्लस ही बनो तुम, क्योंकि D10 अचीव कर लोगे तुम। लेकिन फिर Cu2 प्लस क्यों बनता है, फिर Cu2 प्लस क्यों बनता है, इसका मैं आंसर लिख कर दे दूं आपको। बेशक Cu प्लस D10 अचीव कर रहा है, मगर ये लेस स्टेबल कॉपर के केस में। इस पे मैं एक अच्छा लेक्चर दूंगा, सुनते रहना। Cu2 प्लस D9 अचीव कर रहा है क्योंकि ये मोर स्टेबल। देखिए आपसे मैं फिर ये कहूंगा, ज्यादा सच समझना भी टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है समझाना, और बच्चों के लिए समझना। लेकिन मैं बोल देता हूं अपना तरीका ये है भाई, तरीका ये है कि D10 कॉपर ने अचीव कर लिया है, ये कॉपर नहीं जानता। आप समझिए, वो कोई लिविंग थिंग नहीं है जो सोचती हो, ना उसने D10 पढ़ा है। हाँ, कॉपर की जगह अगर कोई और होता तो वो D10 अचीव करके खुश रहता, क्योंकि D10 अचीव करने में आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, बस इतना फायदा है। आप D10 को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, जबकि इसका अच्छा आंसर ये होना चाहिए कि कोई भी एटम उस फॉर्म में स्टेबल होता है जिस फॉर्म में, इस सेंटेंस को दोबारा सुनना, कोई भी एटम वो चार्ज अटेन करता है, चाहे वो प्लस हो चाहे 2 प्लस हो, चाहे वो प्लस हो चाहे 2 प्लस हो, कोई भी एटम वो चार्ज अटेन करता है जिस चार्ज को अटेन करते समय हाइड्रेशन एनर्जी आयोनाइजेशन को ठीक से बैलेंस करे। अब अगर आप इस केस में देखें तो इसमें एटोमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और एक ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, बस एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना Cu प्लस। देखो बच्चों को लगता है रिक्वायरमेंट कम है एनर्जी की, ये तो जल्दी बनना चाहिए, जबकि इसमें एटोमाइजेशन चाहिए, फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन चाहिए और सेकंड चाहिए जो कि हाई है, ज्यादा इधर जा रहे हैं हम। Cu2 प्लस बनने में एटोमाइजेशन चाहिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन चाहिए, सेकंड भी चाहिए, और ये साफ साफ दिख रहा है रिक्वायरमेंट ज्यादा है। देखो सिर्फ रिक्वायरमेंट ज्यादा होने से नहीं होता है, रिक्वायरमेंट को बैलेंस किया हो ठीक से, ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि Cu प्लस बनना चाहेगा या नहीं। इस केस में आयोनाइजेशन तो कम है, मगर हाइड्रेशन भी कम है, कंपैरेटिवली लो हाइड्रेशन। इवन लोग देखिए कहेंगे कि एक तो इसमें एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए,
और वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये कम रहेगी, क्योंकि ये होते समय वो D10 अचीव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, वो D10 4s1 से वो D10 बन जाएगा। हाँ, तो ये लो भी है और आयोनाइजेशन एनर्जी वहां 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ ज्यादा बेनिफिट है, मगर Cu प्लस कैटायन पे चार्ज जितना कम होता है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होती है। ये समझ लीजिए, इसके लो होने से उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना इसके लो होने से नुकसान हो गया। यानी हाइड्रेशन एनर्जी कुछ ज्यादा ही लो है कंपेयर आयोनाइजेशन के। ये लो होती तो बेशक बेनिफिट होता, और ये लो है, मगर उससे भी ज्यादा लो हाइड्रेशन है, तो ये नुकसान हो गया। वहीं बेशक इसमें सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, मगर बेशक इसमें सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, मगर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी 2 प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी। इन शॉर्ट आंसर ये है कि Cu2 प्लस की फॉर्म में कॉपर के आयोनाइजेशन फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन सेकंड के सम को डेल्टा HYD यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छे से बैलेंस करती है उसके कंपेयर। कंपैरेटिवली लिखूंगा सेंटेंस कठिन हो जाएगा, तो डेल्टा HYD को ठीक से डेल्टा HYD ठीक से बैलेंस करती है। भाई ये बताना है मुझे, समझ आया कि ठीक से बैलेंस करती है। चलो जी बताओ, ये आया समझ में या ये अच्छा नहीं लगा? बेकार है, इससे ज्यादा समझाऊं? ठीक है, मुदिता, चिरंजीवी, रश्मि, पायल गुप्ता, गुड, समझ में आया हो तो अच्छा है। वही कह रहा हूं मैं कि लो, वो मैंने एक सेंटेंस बोला है, तुम सुनना, मैंने क्या बोला था वो तुमने ठीक से नहीं सुना शायद। देखो मेरा इसी बात पर जोर है जो तुम पूछ रहे हो। मैंने बोला कि ये लो है, लेकिन फिर भी ये सम ठीक से बैलेंस नहीं हो रहा है। उसी समय मैंने बोला क्योंकि उससे भी ज्यादा लो हाइड्रेशन है सिंगल प्लस में। तो एक तरफ आपकी रिक्वायरमेंट लो हुई, तो रिलीज भी तो लो हो गया। तो रिक्वायरमेंट उतनी लो नहीं हुई जितना रिलीज लो हो गया। यही सेंटेंस था मेरा एग्जैक्टली, है ना? तो मैंने बोला था वो सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखना जी, आराम से ही देखना है जी। किसी को बोर्ड से पहले ही सब कुछ खत्म चाहिए तो वो हेडिंग पढ़ के खत्म कर लो जी, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे खत्म, मैं इसे समझाऊंगा। हाँ, बोर्ड के एग्जाम से 10-15 दिन पहले, उससे भी पहले खत्म कर देंगे हम सब कुछ। अब सुनिए भाई, अगला क्वेश्चन है 8.6। भाई सारे ही कर लेते हैं जो आ रहे हैं बीच में। 5 कहाँ गया फिर? एग्जाम्पल 8.5 ये रहा भाई। बड़ा बुरा क्वेश्चन है भाई ये तो। अरे ये बाद में कराऊंगा मैं, अभी कराऊंगा जाते जाते। इंटैक्ट हम्म 8.5 को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंटेक्स है जी, एग्जाम्पल 8.5 मैंने छोड़ दिया है अभी अभी अभी। अगर लास्ट में इतना टाइम रहा तो मैं समझाऊंगा उसे। इंटेक्स 8.5 कह रहा है कि अगर आप डेल्टा IS1 एंड डेल्टा IS2 देखें तो
इरेगुलर वेरिएशन है। हमने तो 3D सीरीज का ही देखा है। अगर हम 3D सीरीज में चले लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, तो देखो क्वेश्चन ही दिया, और मैं भी तुमसे एक दिन कह रहा था कि वेरिएशन इरेगुलर है। उन्होंने सवाल दिया है कि रेगुलर क्यों है। हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, राइट साइड वैल्यू देखना, मगर ठीक से नहीं बढ़ती है। तो इरेगुलर क्यों है? तो रेगुलर क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि हम में आदत है फर्स्ट टर्म से या 11 से कि हम ये देखना चाहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी या तो बढ़े या तो ऊपर से नीचे घटे या लेफ्ट टू राइट बढ़े। ये हमें आदत है। पीरियोडिक टेबल बनी ही इस तरह से कि हर चीज में एक ट्रेंड आता है, मगर हमेशा भी नहीं आता है। ठीक आप उसी जगह पर हैं जब ट्रेंड उतना अच्छा नहीं है। लेफ्ट टू राइट वैसे अगर पीरियोडिक टेबल में जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, मगर ना तो यहाँ फर्स्ट और ना ही सेकंड ठीक से नहीं बढ़ रही है, मतलब रेगुलरली नहीं बढ़ रही है कि हम कहें इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। कभी घट जाती है, कभी ज्यादा बढ़ जाती है, फिर थोड़ी घट जाती है, फिर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बढ़ती तो है, ऐसे बढ़ रही है। देखो घटी फिर ज्यादा बढ़ गई, फिर घटी फिर घटी फिर ज्यादा बढ़ गई, फिर घटी 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 फिर ज्यादा। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो बढ़ी हुई है, मगर बीच में ये बहुत घपले है। तो इसका आंसर बड़ा आसान है। इट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तुम भी सोच लिया करो एक बार कि क्या आंसर होना चाहिए ऑफ D10, D5 एंड D3 C2G। इतना आंसर, क्योंकि बीच में गड़बड़ आती है ना, D10, D5, D3। कोई D10 अचीव कर रहा होता है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। किसी में इलेक्ट्रॉन D10 से निकालना होता है तो वो अचानक से बढ़ जाती है। समझ रहे होंगे तुम, शायद ना समझे तो मुझे खुद ही बता देना। एक क्वेश्चन है 8.8, 8.6 है सॉरी, इंटैक्ट। भाई आता है पेपर में भी, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। समझा रहा हूं अभी क्वेश्चन, रुको। भाई पेपर में आता है और आंसर करना बड़ा आसान है। जैसे आप ये देखें अगर कि कोई मैटर, जैसे Mn2O7 को देखो, कुछ मुझे छाट छाट के लिखने पड़ेंगे। जैसे आप CrF6 को देखो, एक MnF6- होता है। मैं भी इतना गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन मैंने देखा है इसको। लेकिन फिर भी ये समझाएगा तो वही जो हमें समझना है। VF5। भाई ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं पहले समझा दूं फिर क्वेश्चन लिखूंगा। एक बात देखो, वैनेडियम के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D3 4s2। तो वैनेडियम लिख दो मैं यहाँ का है तो लो, 3D3 4s2। तो वैनेडियम +5 अटेन करता है मैक्सिमम चार्ज, 3 2 सब कुछ लॉस हो जाए। लेकिन वैनेडियम जब भी +5 अटेन करता है तो उसके साथ फ्लोरीन ही होती है। यानी फ्लोरीन ही वो सराउंडिंग एटम है जिसने इस सेंट्रल एटम को +5 अटेन करवाया। मैग्नीज के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D5 4s2 +7। मैग्नीज पर चार्ज है फिलहाल, ऑक्सीजन के -2 डालोगे तो मैग्नीज पर +7 आएगा। मैग्नीज ये सिर्फ तभी अटेन करता है जब वो ऑक्सीजन के साथ हो या फ्लोरीन। क्रोमियम भी +6 मैक्सिमम चार्ज अटेन करता है, और ये मैक्सिमम चार्ज क्रोमियम तभी अटेन कर पाता है जब वो फ्लोरीन के साथ हो या ऑक्सीजन के। तो क्वेश्चन ये है कि कोई भी एटम अपनी हाईएस्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड या ऑक्साइड, भाई ये तो समझते हो, ये ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड, ये फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड और ऑक्साइड का मतलब जब वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हो, कोई भी एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड या ऑक्साइड में ही अटेन करता है। ये क्वेश्चन है, क्यों? इसके पीछे उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ भी पढ़वाया है, और वो पैराग्राफ भी ऐसा है कि बस वो पढ़ा ही जा सकता है, बोर्ड पे लिखने लायक नहीं है। कोई भी एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड या ऑक्साइड में ही अटेन करता है, क्यों? सुनना मेरी बात ध्यान से। भाई मैग्नीज यहां खड़ा है, थोड़ा अलग तरीके से समझना है, समझ में बिल्कुल करेक्ट आएगा। स्टोरी उतनी भी सही नहीं होगी, उतनी भी मन दिल पे मत लेना, लेकिन समझ में वही की जाएगी। भाई मैग्नीज यहाँ खड़ा है और मैग्नीज को +7 चार्ज अटेन करना है। आज मैग्नीज जब सुबह उठा था तो मैग्नीज ने सुबह उठते ही ठान लिया था कि आज तो मैं +7 बन के रहूंगा। +7 बनना आसान नहीं होता है। अगर मैं वैसे समझाऊं तो +7 बनने के लिए सामने वाला एटम ऐसा होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उस एटम में ये क्वालिटी होनी चाहिए, मान लो वो एक्स है, एक्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक्स मैग्नीज से कई बॉन्ड बना सके, ये पहली क्वालिटी सुनना। जैसे यहाँ 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 यहाँ, मैंने कहा उतना लिटरली नहीं लेना है, क्योंकि लिटरली का मतलब ये कि भाई मैग्नीज ऐसे बॉन्ड नहीं बनाता है सिंगल सिंगल साथ, लेकिन हमें बात ऐसे समझनी है। भाई मान लो मैग्नीज कह रहा है कि अगर कोई ऐसा किसी में दम है जो 7 बॉन्ड बना सके, तो किसमें दम होगी? अगर मैं कोई बड़ा एटम ले लेता हूं, तो वो बड़े एटम यहां पर सराउंड ही नहीं हो पाएंगे, 7 एटम। बेशक वो बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन उन्हें इतनी बड़े बड़े एटम्स के लिए यहाँ पर स्पेस ही नहीं होगा, क्योंकि 7 को अरेंज होना है। इवन हमने पढ़ा कि हेक्सा हैलाइड यानी कि 6 फ्लोरीन से ज्यादा अटेन करना मुश्किल होता है, मैक्सिमम हेक्सा हैलाइड बनता है। सी ब्लॉक में हमने पढ़ा SF6 में, और SF6 में भी सिर्फ SF6 ही बनता है, SCl6 नहीं बनता है, Cl बड़े एटम। तो यानी उस एटम की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो साइज में छोटा हो। क्या सिर्फ साइज में छोटा होने से काम चल जाएगा? चलो मान लो एक एटम है X, और वो साइज में तो छोटा है, मगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बल्कि मैग्नीज उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उन्हें तो मैग्नीज ही खींच लेगा, तो फिर प्लस चार्ज कैसे आएगा? यानी दूसरी क्वालिटी इस एटम में ये होनी चाहिए कि वो एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ताकि एक तो वो छोटे साइज का हो ताकि वो मैग्नीज से ज्यादा बॉन्ड बनाए, दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो, क्योंकि काफी ज्यादा होगी तभी वो उसे +7 तक खींच पाएंगे। +1 बनेगा, ये +2 बनेगा, ये नहीं कि मैग्नीज से ज्यादा हो। देखो मैग्नीज से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि कोई मैग्नीज को +7 बना देगा, 7 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, समझ रहे? तो एक्स जो एटम है वो फ्लोरीन, उसमें सारी क्वालिटी है, वो साइज में छोटा है, सुनना क्वालिटी, स्मॉलर साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये दोनों गुण जो है ये काम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। किसी को हाई चार्ज अटेन करवाना हो, छोटे साइज के एटम ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। और एक जो तीसरी चीज, इसकी इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी बहुत हाई है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की, छीनने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है।
जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो काफी पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सेम यही क्वालिटी ऑक्सीजन, बल्कि ऑक्सीजन में ये क्वालिटी और ज्यादा है। क्लोरीन से भी ज्यादा स्टेट अचीव करवा सकता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। आया समझ कि नहीं आया बताओ? भाई बताना है, ये सब है। मुझे लगे तो कोई सुन रहा है। स्क्रीन शॉट लेना है इसका। ये 8.6 का आंसर है। अब इंटेक्स 8.7 पकड़ेंगे जी, स्क्रीन शॉट लो इसका। इंटेक्स 8.7। हम्म इंटेक्स 8.6, 6 तो करा दिया, नीचे था 8.7। Cr2+ और Fe2+। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे एक बार करके जाया जाए तो अच्छा होता है। इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग है एजेंट है? विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? क्या करें ऐसे में? देखो क्या पूछा है और कहाँ ले जाऊं ये सुरताल में। देखो क्वेश्चन को कहाँ ले जाना है, देखो ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलता है, यानी क्वेश्चन करके। पहले से ही पता नहीं चलता है कि मैंने आज क्वेश्चन लिखा। हाँ आपको ये पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आपको ये भी पता है कुछ होने वाला है 2 से 3 या D5 या D3, बस इतनी नॉलेज तो है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अप्लाई क्या करना है। आपको ये सीखना है कि इसको अप्लाई आगे कैसे करना है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना। अगर ये देगा इलेक्ट्रॉन, देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि ये अपना ऑक्सीडेशन करे। अगर ये अपना ऑक्सीडेशन करता है तो सीधा हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग है। अगर ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो ये 3+ बन जाएगा, 4+ भी बन सकता है। और लेकिन अब हमें पता चल गया है ये 3+ के केस ज्यादातर ये 3 से 2, 2 से 3 ही रहता है। 3 से 2 जाता है, 2 से 0, 0 से 2, 2 से 3 ही चल रहा है। अगर ये होगा तो ये Sp3 बनेगा। दोनों में एक खास बात है, Cr3 3D3 अचीव कर लेता है और Fe3 3D5, यानी ये तो दोनों ही स्टेबल की ओर जा रहे हैं। तो मुझको तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों के लिए ऑक्सीडेशन करना अपना आसान है, क्योंकि दोनों ही, अगर ऐसा होता कि उल्टा होता, एक का D5 बिगड़ रहा होता और एक का बन रहा होता, लेकिन इसमें तो दोनों का ही कुछ ना कुछ हो रहा है। ये हाफ फील्ड T2G अचीव कर रहा है और ये हाफ फील्ड D, और ये दोनों ही स्टेबल की ओर जा रहे हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देंगे। 2 से 3 दोनों ही इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं, तो दोनों ही सामने वाली पार्टी का रिडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अच्छा कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया कि हाफ फील्ड T2G ज्यादा स्टेबल होता है। पानी पानी जो हाफ फील्ड T2G अटेन करता है उसको ज्यादा संभाल के रखता है। इस तरीके से है ये। तो मोर स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्गर। ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, यहाँ ये हो गया आंसर। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन है ऐसा ही और वो एग्जाम्पल है 8.7। एग्जाम्पल 8.7 में कह रहा है
कि ई नॉट Mn3 प्लस से Mn2 प्लस हाई हाई है, हाई लिख लो, और Cr3 प्लस Cr2 और Fe3 Fe2 लो है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भाई, बहुत आता है पेपर में। देखो अगर आप ना भूले हो तो मैं याद दिलाऊं, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा, जब ई नॉट ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होती है, देने की कम। इस चैप्टर में मैं डायरेक्ट ये पढ़ाता हूं कि अगर ई नॉट हाई है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम है, वही तो पढ़ा रहा हूं मैं, लेने की ज्यादा है, लेकिन मुझे लेने से मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसमें लेना शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं। हालांकि ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी, और जब भी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज्यादा होती है और देने की कम। वही तो लिखूंगा मैं। इसका मतलब है कि Mn2 प्लस से Mn3 प्लस बनना मुश्किल है, यानी हार्ड है, यानी डिफिकल्ट है। वहीं इनका लो है। लो का मतलब है कि 3 प्लस से 2 प्लस बनना मुश्किल है, तो 2 से 3 बनना आसान है। तो इजी टू अचीव 3 प्लस प्लस 3, इसका मतलब ये हो गया। तो आप पहले जब क्वेश्चन को समझेंगे तभी तो आंसर करेंगे। ये तो मतलब लिखा है, ये आपको समझना है पेपर में कि आपसे ये पूछा गया है, ये आंसर नहीं। आंसर मैं अब लिखूंगा, अब मेरे समझ में आ गया कि ये पूछा गया है, तो यानी Cr2 से Cr3 आसानी से बनता है, ऊपर ही लिखा है, क्योंकि ये क्या अटेन कर रहा है, D3, तो ये आसानी से बन रहा है, आसानी से बन रहा है, इसीलिए ई नॉट कम है। ई नॉट कम है, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इजीली इसलिए कर रहा है क्योंकि D3 बन रहा है, Fe3 जो है वो D5 बन रहा है, D5 बन रहा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इजीली लूज करेगा, इसीलिए ई नॉट कम है, लो ई नॉट। उसका ई नॉट ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें D5 बिगड़ रहा है। Mn2 D5 है, और अगर आप Mn3 बनाएंगे तो वो D4 हो जाएगा, तो बिगड़ रहा है, तो ये चीज जरा हार्ड हो गई, तो इसलिए ई नॉट ज्यादा है। बताइए जी, ये समझ में आया? हम्म। अब ये जो कई दिन से खिचड़ी चल रही थी रीजनिंग की जी, वो ये खत्म हो गई, वो वाली रीजनिंग ई नॉट वाली। जिन्होंने भी टी नॉट वाली रीजनिंग को समझा है उन्हें डी ब्लॉक पक्का समझ में आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मेरी कसम खा लो, रिकॉर्डिंग जरूर देख लो, सही बता रहा हूँ। बच्चे तुम्हें देखेंगे कि तुमको ये रीजनिंग कैसे आती है। देर मत करो, मेरा फलाने का पेपर है, ये चीज है, मेरे को ये तैयार करनी है और मेरे को ये पढ़ना है, करते रहो ये सब, अपना काम है समझाने। अब मेरी मम्मी भी तो समझाती थी मुझे कि टी शर्ट आते ही उतार के फेंक देनी है, एक जगह रखनी है, तो क्या मैंने रखी थी? नहीं रखी थी ना, तो ऐसे ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो क्या तुम देखोगे? एक दो बच्चे तो देखेंगे, मुझे पता है, बाकी कहाँ देखेंगे। बाकी तो कहेंगे इतना कठिन चैप्टर है, थोड़ा आसान नहीं हो सकता। चलो जी, ठीक है।